आदाब, आप सभी लोगों का मेरी तरफ से मैं डॉक्टर हशमत हबीब आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। हम पिछले 2 क्लासेस में से एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है हमारे यूनिट 3 के बारे में, जो कि हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद द एलाइड सब्जेक्ट्स। मैंने पिछले बहुत सारे क्लासेस में 2-3 क्लासेस में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है एक होलिस्टिक साइंस के हिसाब से सामने आ रहा है। और जब हम होलिस्टिक साइंस का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस छत्र छाया में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जहां पे हमारे पास फिजिकल बीइंग्स का भी होना, हमारे पास सोशल बीइंग्स का भी होना, हमारे पास कम्युनिकेशन का भी होना, हमारे पास उसके बिहेवियर का भी होना इस इंसान के साथ वाबस्तगी रखता है। आजकल का जो ये क्लास आज का जो क्लास हमारा होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे अटैच्ड है, कैसे इसके साथ इसकी रिलेशनशिप्स बनती है। जिससे पहले मैं आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम ये ढूंढने की बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की बात करेंगे कि किस हिसाब से हमने ये एंथ्रोपोलॉजी को सामने लाया या किस हिसाब से हम एंथ्रोपोलॉजी को एज ए होलिस्टिक साइंस पेश कर रहे हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में ये समझने की कोशिश की कि हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के 4 यूनिट्स हैं या 4 सब डोमेन्स हैं, जिनको हम सब डोमेन्स के नाम से भी जानते हैं। उस सब्जेक्ट्स में, उन डोमेन्स में हमारे पास सबसे पहला वाला था जिसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं और जहां पे हम इंसान के फिजिकल बीइंग के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, हमने पहले भी ये समझने की कोशिश की कि किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी हर एक चीज के बारे में पढ़ता है, किस हिसाब से ये एंथ्रोपोलॉजी इंसान के अतीत के बारे में, इंसान के प्रेजेंट के बारे में और कहीं कहीं पे तो इंसान के फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं जेनेटिक एनालिसिस की, हम बात करें पेडिग्री एनालिसिस की, हम बात करें डीएनए एनालिसिस की। जब हम डीएनए को देख के, ये सारी चीजें देख के हम ये भी बता सकते हैं कि बच्चा जो जिंदगी गुजारने वाला है अब जाके जिंदगी में या आने वाला है इस दुनिया में, वो कैसी जिंदगी गुजारेगा, वो उसके क्या क्या चीजें होंगी, उसके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती है और जब वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होंगी तो उसकी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, वो फैमिली क्या क्या परेशानियां उठा सकती है। ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी के साथ वाबस्तगी में रखते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा जहां पे हमने एंथ्रोपोलॉजी के 4 सब यूनिट्स के बारे में बात की थी। हमने पढ़ा था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये वो वाला डोमेन है, ये वो वाला सब डोमेन है जहां पे हम इंसान के फिजिकल ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं, हम इंसान के फिजिकल बीइंग होने में बात करते हैं और वहां पे फिर हमने ऑस्टियोलॉजी के बारे में बात की, हमने पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की, हमने जेनेटिक्स के बारे में बात की, हमने डीएनएज के बारे में बात की। उस बहुत सारे ऐसे सब डोमेन्स हमने बात, प्राइमेटोलॉजी के बारे में बात करने की कोशिश की। ये वो सब डोमेन्स हैं जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में या इंसान की फिजिकल बीइंग के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हम इंसान की सामाजिक खिदमतों के बारे में बात करते हैं, इंसान के समाज के बारे में बात करते हैं, इंसान की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो हमने सोसाइटी के साथ वाबस्तगी में रखी, किस हिसाब से इंसान उस सोसाइटी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किस हिसाब से वो इंसान अपनी इस सोसाइटी में इकोनॉमिक्स क्रिएट कर रहा है, किस हिसाब से ये इंसान अपनी इस सोसाइटी में या इस कल्चर की वजह से अपने लाइवलीहुड्स को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद तीसरा हमने समझा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, यहां पे हमने बात की कम्युनिकेशन के बारे में, ये इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती है, ये बात कैसे कर पा रहा है, या हम कैसे समझ सकते हैं कि ये डायस्पोरा जो देखने को मिल रहा है, एक जगह पे एक हिसाब से बात हो रही है, दूसरी जगह से दूसरे हिसाब से बात हो रही है, वहां पे इस एक हर्फ का, एक वर्ड का मीनिंग अलग है, यहाँ पे उस एक वर्ड का मीनिंग अलग है। ये सारी चीजें हमने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में समझने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास जो था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने समझने की कोशिश की कि ये एंथ्रोपोलॉजी वो वाला हिस्सा है, वो प्रीहिस्टोरिक पोर्शन में जब इंसान अपने अतीत के बारे में बात करता है, अपने पूर्वजों के बारे में बात करता है, या अपने
उस समय की बात कर रहा है जहां पे हम लिख नहीं पा रहे थे, जब यहाँ पे इंसान कुछ लिख नहीं पाता था, ये बस ना बातें कर पाता था, ना उस हिसाब से कम्युनिकेट कर पाता था, उस बारे में, उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जिंदगी कैसे गुजारता था, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को अंजाम दे रहा था, ये सारी चीजें हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, ये जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है, ये एक होलिस्टिक साइंस है। असल में ये होलिज्म टर्म में जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इसके अंदर में ये सब चीजें इनगल्फ हो रही है, हर एक चीज जो इसके पास आ रही है, इसी वजह से ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो बशरियात का सब्जेक्ट है, बाकी बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट्स के साथ अटैच होता है, बाकी बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट्स इसके अंडर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान के हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में भी समझाने की कोशिश की कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात करते हैं, हम सोशियोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं, हम हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं, हम इंसान के बिहेवियर के बारे में भी बात करते हैं, हम हेल्थ साइंसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करें। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं या ऐसे एलाइड फील्ड्स या सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम इस एंथ्रोपोलॉजी को वाबस्तगी में लाते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और उन सब्जेक्ट्स के साथ हम एंथ्रोपोलॉजी को कैसे एलाइड कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, या वो सब्जेक्ट्स हम अपने इस एंथ्रोपोलॉजी में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो सब्जेक्ट्स अलग सब्जेक्ट्स हैं तो ये अंडर एंथ्रोपोलॉजी क्यों आते हैं, इस एंथ्रोपोलॉजी की छत्र छाया में क्यों आते हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंट्रोडक्शन में। मैंने पहले भी बोला, हमने पुराने कुछ ब्लॉग्स में, जो हमने पहला वाला ब्लॉग के जो 1-2 यूनिट्स में पढ़ा था, हमने देखा जो ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम इंसान के बायोलॉजी के बारे में भी बात करें, सोशियोलॉजी के बारे में भी बात करें, लिंग्विस्टिक के भी बारे में बात करें, और ये एक ऐसा कंपैरेटिव क्रिएशन क्रिएट कर रहा है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस क्रिएट कर रहा है, जहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इंसान उस इंसान से वेरिएशन में क्यों आता है, ये इंसान के पास क्या लैंग्वेज है, उस इंसान के पास क्या लैंग्वेज है, इसके पास क्या बायोलॉजिकल बीइंग्स है, या इसके पास क्या फिजिकल बीइंग्स है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली है। अब जाके हम कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से हम एंथ्रोपोलॉजी को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ अटैच करें। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इनको एज पर द सब थीम्स डिवाइड करें। जैसे हमने एंथ्रोपोलॉजी को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, या सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में, और चौथा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिवाइड किया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे किस किस सब्जेक्ट के साथ ये अटैच होता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, रिलेशनशिप्स क्रिएट होती है। या असल में ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी में हर एक चीज का होना जरूरी है। जैसे अगर हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी का भी हाथ होता है, इसमें लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का भी हाथ होता है, कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का भी इसमें हाथ होता है। तो लेकिन आज हम कोशिश करेंगे अलग अलग सब डोमेन्स का रिलेशनशिप देखने से कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ये किस हिसाब से अटैच होते हैं, किस हिसाब से मैच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप विद द हेल्थ साइंसेज में। हेल्थ साइंसेज एक अलग सब्जेक्ट है जहां पे इंसान के हेल्थ के बारे में, या मेडिकल साइंसेज एक अलग थलग डोमेन है जहां पे हम इंसान के मेडिकल टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, इंसान के मेडिकल बीइंग को पढ़ते हैं, हम डिजीजेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या इंसान के मेकओवर की बात करते हैं कि कहां पे इसको कौन सी डिजीजेस होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग फहरिस्त है, अलग एक डोमेन है। लेकिन जब हम इसी चीज को एंथ्रोपोलॉजी के साथ अटैच कर रहे हैं, जब यही हेल्थ साइंसेस को हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इंसान का मेडिकल हेल्थ और इंसान के हेल्थ कंडीशंस ही एंथ्रोपोलॉजी का भी एक हिस्सा बन सकती है। बिकॉज मैंने पहले भी बोला है कि हर एक फहरिस्त जो इस इंसान के साथ वाबस्तगी में है, इंसान की हर एक चीज के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी के साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मेडिकल साइंसेस भी या हेल्थ साइंसेस भी एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता
जाता है जो हमें इंसान के साथ वाबस्तगी में लाता है, जो हमें इंसान के साथ अटैच कर पाता है, जो हमें इंसान के साथ मैच कर पाता है। तो सबसे पहले जब हम हेल्थ साइंसेज की बात करते हैं, हेल्थ साइंसेज में आप देखेंगे जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स में हम इंसान के जीन्स के बारे में बात करते हैं। हम जेनेटिक जीन्स या डीएनए एनालिसिस या कभी कभार हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में भी बात करते हैं। इससे हम इंसान के हेल्थ कंडीशंस के साथ बात कर सकते हैं और यही चीजें वहां पे भी पढ़ी जाती है, हेल्थ साइंसेज में भी पढ़ी जाती है। क्योंकि हमारे फिरिस्त में भी ये आता है, हमारे डोमेन में भी ये आता है, हमारे गिरदोनवा में भी ये आता है, तो इसीलिए हम भी इस शोबे को पढ़ते हैं। और इस शोबे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम जेनेटिक एनालिसिस पढ़ सकते हैं, इसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पढ़ सकते हैं, या एक सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन जिसको हम एंथ्रोपोमेट्री के नाम से जानते हैं। एंथ्रोपोमेट्री मैंने शायद कल भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि एंथ्रोपोमेट्री दो टर्म से बना है। एंथ्रोस जो कि इंसान के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन के नाम से जाना जाता है, और मेट्री मींस मेजरमेंट। जब हम इंसान को मेजर करें, इट्स काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी हो रही है। यहाँ पे हम इंसान के प्रीनेटल स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंसान के पोस्ट नेटल स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंसान के वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो इनको इम्पैक्ट कर सकती है। यहाँ पे हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास क्या कहते हैं कि कौन सी जेनेटिक्स की वजह से क्या क्या ग्रोथ में पैटर्न्स आ सकते हैं या क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोमेट्री में पढ़ते हैं। लेकिन अब जाके इस एंथ्रोपोमेट्री को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम इंसान के हेल्थ कंडीशंस को पढ़ रहे हैं तो वहां पे इसके फिजिकल बीइंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, इसकी मेजरमेंट्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। जैसे आजकल हम BMI इस्तेमाल करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं, जिससे हम इंसान की वेट को लेके, उसके सर्कमस्टांस, उसके फैट मास को, उसके क्या बोल रहे हैं, उसके हाइट के साथ साथ मेजर करके ये बता सकते हैं कि BMI लेवल इसकी क्या है, इसकी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो क्या, बॉडी मास इंडेक्स में कहां पे ये पहुंच रहे हैं। अगर 25 से ज्यादा है तो ये शायद ओबेसिटी में की तरफ जा रहा है, अगर 25 से नीचे है तो ये शायद लीन एरियाज में चला जा रहा है, इसके पास अंडर न्यूट्रिशन कंडीशंस क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोमेट्री से ही सामने ला रहे हैं, या हमारे पास वेस्ट सर्कमस्टेंस पढ़ रहे हैं। आजकल बहुत सारी रिसर्च हो रही है जहां पे हम इंसान की स्किन फोल्ड्स को लेके हम उसकी ओबेसिटी को पढ़ सकते हैं। और जब ओबेसिटी पढ़ रहे हैं तो ओबेसिटी से हम ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती है, हमारे पास चलने फिरने में या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जब हम एंथ्रोपोमेट्री को लेके, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का एक बड़ा हथियार है, एक बड़ा डोमेन है जहां पे हम इंसानों को पढ़ रहे हैं। इस चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास एंथ्रोपोमेट्री, और इसी एंथ्रोपोमेट्री को जब हम हेल्थ साइंसेज के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसी सब्जेक्ट को सब हम हेल्थ साइंसेज के साथ मैच कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास एक ऐसा फिरिस्त बनता है, एक ऐसा शोबा बनता है जहां पे हम इंसान के हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, कुछ प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंसेस बता सकते हैं कि अगर आपकी हाइट इतनी होगी, या आपकी बॉडी वेट इतनी होगी, या आप इतने लीन हो जाएंगे, या आपकी बॉडी मास इंडेक्स इतनी हो जाएगी, तब जाके आपकी बॉडी स्ट्रक्चर का ऐसा तरीका होगा। जैसे आजकल हम फिटनेस फ्रीक्स बन चुके हैं, हम फिटनेस को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां पे हम इंसान की फैट लेवल्स को देख रहे हैं, हम अपने बोन डेंसिटी को देख रहे हैं, हम अपने मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, और ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोमेट्री से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। और एंथ्रोपोमेट्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। या हम स्केलेटन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेन्स को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर्स इसका ब्रेन है, इसका फेशियल जो डायमीटर है वो कितना है, जो फेशियल लेंथ, फेशियल ब्रेड्थ, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। या बाकी ऑर्गन्स जो इसके पास होने चाहिए, जैसे हार्ट का कहाँ पे इसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, फैट कितना इसके पास है, इसके पास लीनियर ग्रोथ कितनी हो रही है, इसके पास एपेंडिकुलर ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोमेट्रिक डिवाइसेस से ही मेजर कर सकते हैं। और इसी से हम वाबस्तगी बनाते हैं, इसी से हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, इनफरादी सतह पर देख रहे हैं, दूसरा हम कम्युनिटी सतह पे देख रहे हैं, और तीसरा हम पॉपुलेशनल सतह पे देख रहे हैं।
जैसे मैं इंफिरादी लेवल का नाम यहाँ पे इस्तेमाल करूं, जब मैं एक पर्टिकुलर इंसान, एक अलग थलग इंसान को पढ़ने की कोशिश करूं, लॉन्गिट्यूडनल टर्म में या क्रॉस सेक्शनल टर्म में पढ़ने की कोशिश करूं, जहां पे मैं एक ही इंसान को बहुत समय तक, बहुत टाइम तक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका मैं बॉडी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहा हूं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना है, इसका बॉडी हाइट कितना है, इसका बॉडी वेट कितना है, इसका बीएमआई कितना है, इसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, इसके बाकी ऑर्गन्स कितने बड़े हो चुके हैं, इसकी हाइट, सिटिंग हाइट कितनी है, इसकी स्टैंडिंग हाइट कितनी है, ये सारी चीजें जब मैं एंथ्रोपोमेट्रिक डिवाइसेस से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो तब जाके मेरे पास इस बंदे की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। और मैं इसको ये भी बता सकता हूं कि आपकी, अगर हम बीएमआई की बात करते हो तो आपकी बीएमआई बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप में ये डिजीजेस हो सकती है, इस आपके हेल्थ कंडीशंस पे ये असर पड़ सकता है, आपको प्रोटीन की क्षमता इतनी चाहिए, आपको मिनरल्स की क्षमता इतनी चाहिए। और साथ में जब मैं एक इंसान को प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहा हूं, तो उसके हेल्थ कंडीशंस को भी मैं मॉनिटर कर पा सकता हूं कि यार यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका फैट इतना कम करना है, आपकी बॉडी वेट इतनी कम करनी है, आपकी हाइट इतनी है तो उसके हिसाब से आपका वेट इतना होना चाहिए। ये सारी चीजें हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है हमारा कम्युनिटी लेवल, और जब हम कम्युनिटी लेवल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम एक, जैसे कल मैंने समझाया था, हमारे पास एक मेंडेलियन जेनेटिक्स का नाम है, और जहां पे हम एक इंसान की हेरिडिटी, एक इंसान की जेनेटिक मेकअप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम ओवरऑल पॉपुलेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जीन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, या कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। इस हिसाब से हमारे पास कम्युनिटी लेवल में भी हम बीएमआईज को, या इस कम्युनिटी लेवल पे भी हम हेल्थ साइंसेस को पढ़ सकते हैं। कौन सी डिजीज यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, कौन सी डिजीज पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज्यादा देखने में, या इस कम्युनिटी में क्या क्या डिजीजेस ज्यादा है, इस डिजीज को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस डिजीज को कम्युनिटी लेवल पे मेडिकल साइंसेस या मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि सोशल साइंस का हमारा एक, या सोशल एंथ्रोपोलॉजी का हमारा एक डोमेन है, मेडिकल साइंस या मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम किससे इसमें घुसा सकते हैं और कैसे हम वहां पे बचा सकते हैं, जो वो अपने एथनिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फिर आता है पॉपुलेशनल लेवल, और जब हम कम्युनिटी बेसिस या एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं फिर पॉपुलेशन लेवल में। और पॉपुलेशन लेवल में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इंसान को और डिटेल के साथ और अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप विद द जेनेटिक्स, और जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की थी, कल भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि किस हिसाब से हमारे पास जेनेटिक्स एक अलग थलग सब्जेक्ट है, किस हिसाब से हमारे पास ये जो जेनेटिक्स है ये कैसे एक अलग सब्जेक्ट या अलग डोमेन के नाम से हम देख सकते हैं। जेनेटिक्स जो कि एक अलग सब्जेक्ट है, जो कि एक क्या कहते हैं, एक अलग डोमेन है, और इसका एम्फेसाइज जो कर रहा है, ये जो यहाँ पे एम्फेसिस डाल रहा है, या अपनी जो जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है, वो इस चीज पे डाल रहा है कि हम इंसान के डीएनए को पढ़ने की कोशिश करें, हम इंसान के जीन्स को पढ़ने की कोशिश करें, हम इंसान के डीएनए एनालिसिस करने की कोशिश करें, और जहां पे हमें फिर पता चल सकता है कि किस हिसाब से इस इंसान में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जेनेटिक्स जो कि एक अलग सब्जेक्ट है, जहां पे हम इंसानों के बारे में ना, जहां पे हम ओवरऑल डीएनए के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल अगर वो प्लांट्स का जेनेटिक्स है वहां पे भी बात कर सकते हैं, अगर वो एनिमल्स का डीएनए है तो वहां पे भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स में ही देखने को मिलती है। लेकिन जब हम इसी चीज को ह्यूमन जेनेटिक्स में लेके आते, और ये ह्यूमन जेनेटिक्स असल में हमें समझाने की कोशिश करता है कि यार ये जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, इस इंसान की डायस्पोरा के बारे में बात होती है, इस इंसान के प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात हो रही है, आज से पहले एडाप्टेशंस कैसे हुई, जेनेटिक म्यूटेशंस कैसे हुई, या कौन सी डिजीजेस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, या ये जो पैटर्न्स है, जो क्वेश्चंस असल में अराइज होते थे हमारे मन में कि क्या वजह है कि ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जो इसको इवोल्यूशन में एक व्हीकल क्रिएट कर रहा है, जो इसको इवोल्यूशन की सतह में आगे लेके जा रहा है, इस इवोल्यूशन की पाथवे में बहुत आगे लेके जा रहा है। ये सारी चीजें हम पढ़ते थे कहां पे, ये सारी चीजें हम पढ़ते थे जेनेटिक्स में, या ये सारी चीजें हमारे सवालों में उठती थी, क्वेश्चंस में उठती थी, और इन सवालों का जवाब हम दे सकते थे जेनेटिक्स की वजह से। क्या ह्यूमन डायस्पोरा आउट ऑफ अफ्रीका कैसे हुआ, आउट ऑफ अफ्रीका में ये कैसे, जब हम अफ्रीका से पैदा हुए, अफ्रीका से हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, फिर हम बाकी अलग अलग मुल्कों में चले गए, हम यूरेशिया में चले गए, हम एशिया में चले गए, हम ऑस्ट्रेलिया में चले गए, हम यूरोप में चले गए, तो वहां पे ये सारी चीजें कैसे देखने को मिलती हैं।
वो सारी चीजों का भी जवाब हम जेनेटिक्स के थ्रू ही दे सकते हैं कि यहाँ पे जो जीन्स है वो वहां पे देखने को मिलते हैं, वहां पे जो जीन्स है वो कैसे यहाँ शिफ्ट हुए, वो कैसे जीन पूल कैसे शिफ्ट हुआ, वो कैसे माइग्रेट हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ जेनेटिक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में द रिजल्टिंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन वेरिएशन, क्या वजह है, क्या मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो वेरिएशंस देखने को मिलती है। देखिए जैसे मैंने कल भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि ह्यूमन एथनिक क्लासिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे हम अफ्रीका लोग अलग अलग से दिखते हैं, हम कश्मीरी लोग अलग अलग से दिखते हैं, इंडियन पीपल अलग अलग से दिखते हैं, या हम बाकी रेस्ट ऑफ द मुल्कों से अलग अलग दिखते हैं। ये असल में वजह इस चीज का है कि हमारा जेनेटिक मेकअप अलग है, उन लोगों का जेनेटिक मेकअप अलग है, उन लोगों के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो वहां पे बहुत अलग है, और यहाँ पे हमारे पास सारे एनवायरमेंट्स अलग है। आजकल के ह्यूमन जेनेटिक्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो है कि ये जीन्स किस हिसाब से डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं, और इन जीन्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या इन डिजीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं यूजिंग दोज जेनेटिक मेथड्स। हम कैसे अपने इन मसलों को, ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इन सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स को हम जेनेटिकली ही कैसे ठीक कर सकते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अगर कहीं पे हुई है, म्यूटेशन अगर किसी के पास हुई है, तो वो सारी चीजें के ऊपर आजकल के ह्यूमन जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड द रेस्ट ऑफ द एलाइड साइंसेस। अभी हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक हिस्सा है, तो इसीलिए हम इसको बाकी साइंसेस के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप विद द केमिकल साइंसेस। केमिकल साइंसेस देखिए, आप लोगों को ऐसा समझ सकते हैं केमिस्ट्री या केमिकल साइंसेस एक अलग शोबा है, एक अलग साइंस है, एक अलग ही एक कीमियाई काइंड ऑफ इन्वायरमेंट या एक कीमियाई काइंड ऑफ शोबा है, जहां पे हम केमिकल साइंसेस के बारे में बात करते हैं, हम मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में इसमें कैसा योगदान है, क्या क्या योगदान बन सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे हम, ये तो मैं नॉर्मल से बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी शोबा है जहां पे हम पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, और पोल्यूशन को पढ़ने के दौरान हमारे पास ये एक ऐसा शोबा बन रहा है जहां पे पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम मैच कर सकते हैं। पोल्यूशन किसी पोल्यूटेंट की वजह से होता है। पोल्यूटेंट में हमारे पास कोई केमिकल भी हो सकता है, हमारे पास सीएफसी गैसेस हो सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे गैसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो इंसान है इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या इसमें पंगे स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी पोल्यूशन की वजह से हमारे ग्रोथ पे कितना असर पड़ता है, हमारे ब्रोंकाइल एरियाज में कितना फर्क पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कितना असर पड़ता है। ये सारी चीजें इंसान के साथ भी वाबस्ता रखती है। अगर हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही यहाँ पे नजर में लेके आए, जहां पे फोकस करके रखे, और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि प्रीनेटल ग्रोथ कैसे हो रही है, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रीनेटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, बच्चा प्रॉपर तरीके से वेल अपडेट नहीं हो पा रहा है, उसके जो बाकी ऑर्गन्स है वो कैसे प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारी चीजें हम देख पाते हैं तभी जब हमारे पास केमिकल साइंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो, और जब हम ये जान चुके हैं कि कोई ऐसी डिटरमिनेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, कोई ऐसा डिटरमिनेंटल इफेक्ट पड़ रहा है इस प्रीनेटल ग्रोथ के ऊपर। जैसे बहुत बार आपने समझा भी होगा और सुना भी होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत कम केमिकल्स दिए जाते हैं, बहुत कम दवाइयां दी जाती हैं, अद्वियात कम दिए जाते हैं, या कभी कभार उनको इन केमिकल फैक्टर्स से भी दूर रखा जाता है, उनको इन सब चीजों से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बच्चे के ऊपर, क्योंकि वजह ऐसी हो सकती है, कभी कभार मसले ऐसे क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा प्रॉब्लमैटिक क्रिएट होता है, वो बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होता है। रिसेंटली एक सीरीज आई थी जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप लोगों ने सुनी होगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स उस समय पे प्रेग्नेंट लेडीज थी और जिन्होंने वो इनहेल किया था वो गैस, उस गैस की वजह से जो बच्चे फिर दुनिया में आए वो बहुत सारे अन्य बच्चे थे, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। दे वर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, उनके जो मेंटल डेवलपमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती थी, उनमें उनके मेंटल डेवलपमेंट्स में मसला हुआ था, वो अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से वो बच्चे प्रॉपर तरीके से दुनिया में नहीं आ पाए थे। तो इसीलिए ये एंथ्रोपोलॉजी और ये केमिकल साइंसेस का बहुत योगदान है। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी को जब हम बहुत सारे हम इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे डोमेन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं हम डेटिंग मेथड्स में हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स का योगदान होता है। हम डेटिंग मेथड्स में केमिकल्स का बहुत योगदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन 14 डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का भी तो केमिकल्स के साथ ही फ्लोरीन डेटिंग करते हैं। ये सारी चीजें केमिकल्स के साथ ही हम कर पाते हैं, और हम जान पाते हैं कि ये सारी चीजों का कितना योगदान है हमारी इस साइंस में। इसीलिए केमिस्ट्री का भी योगदान, या अगर हम इंसान के
एटमल लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर लेके जा सकते हैं, तो वहां पे हमारे पास फिर से यही केमिकल साइंस, हम केमिकल्स देखते हैं, हमारी बॉडी में कितने मिनरल्स होते हैं, हमारी बॉडी में कितने केमिकल्स होते हैं, कौन कौन सी केमिकल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कौन की केमिकल की ज्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है, तो वहां पे भी हम इसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, जिसको हम न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। असल में न्यूट्रिशन या डाइटिशियन एक अलग डोमेन भी है, लेकिन अलग एक सब्जेक्ट भी है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में भी हम न्यूट्रिशन का बहुत योगदान रखते हैं। ये जो न्यूट्रिशन है इंसान का एक खुराक है, और इंसान का खुराक उसका एक मेजर फैक्टर है, एक मेजर फेस है जो हम इंसानों के साथ मेजर एक रिलेशनशिप रखता है। एक इंसान का सोसाइटी सॉरी न्यूट्रिशन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है, बिकॉज हम खाना खाते हैं और उन्हीं खाने के लिए हम सब चीजें करते हैं। वो खाना कैसे हम खा रहे हैं, उस खाने की वजह से हमें क्या सोशल बिहेवियर में असर आ रहा है, कैसे हम फंक्शनाइज कर पाते हैं अपने आप को। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन में एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, या कभी कभार हम न्यूट्रिशनल एपिडेमोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं। और न्यूट्रिशनल एपिडेमोलॉजी या न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसानों के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये आपस में इस हिसाब से वेबड कंडीशंस में आ चुके हैं, आपस में इस हिसाब से बंधे हुए हैं जैसे कि एक वेब क्रिएट हुआ है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डायरेक्ट असर हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर भी है, हमारे जेनेटिक्स के ऊपर भी है, हमारे फिजिकल बीइंग के ऊपर भी है। तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत बड़ा योगदान और बड़ा शोबा है हमारी एंथ्रोपोलॉजी में, जहां पे हम इंसानों के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। हम बता रहे हैं कि किन एंथ्रोपोमेट्री, जो मैंने सपोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की थी, वहां पे हमें एक पर्टिकुलर एथलीट को कितना न्यूट्रिशन देना चाहिए, उस न्यूट्रिशन में उसको कौन कौन सी ग़िज़ाइयाँ देनी चाहिए, कौन कौन सा फूड उसको देना चाहिए, उसमें मिनरल्स कितने होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, उसमें हमारे पास बाकी कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए। ये सारी चीजें जब हम प्रॉपर मिकदार में एक इंसान की बॉडी को मेजर करके दे, तो तब उसकी बॉडी का जो रिजल्ट आता है, जो वो फंक्शनाइज कर रहा है, वो बहुत आगे लेके जा सकते हैं, वो फंक्शनिंग बहुत ही दूर तक जा सकती है, और वो फंक्शनिंग ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है हमारे लिए। तो ये न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी का हम प्रीनेटल ग्रोथ में या पोस्ट नेटल ग्रोथ में भी हम देख सकते हैं, जहां पे हम बच्चों को ग्रो करते हुए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो बच्चा छोटा, अभी वो प्रीनेटल स्टेज में है, तो उसकी मम्मा के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो हो, उस बच्चे में प्रॉपर तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा पोस्ट नेटल की भी जब आप बात करें, तो ये बच्चा जब पहले स्टेज में आ रहा है, जब वो चाइल्डहुड स्टेज में आ रहा है, तो कौन से न्यूट्रिशंस की सबसे ज्यादा अहमियत है, कौन से न्यूट्रिशंस इनको सबसे ज्यादा देने चाहिए, कौन सी न्यूट्रिशंस ये अपने आप को बचा सकता है बाकी बीमारियों से, या प्रॉपर तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से अपने आप को ये डेवलप कर पाएगा। इसमें भी एक योगदान रहता है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी का। और साथ साथ में यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात हुई है, सोशल बिहेवियर एंड हाउसहोल्ड फंक्शनिंग कैसे हो रही है। सोशल बिहेवियर का भी इसमें बहुत योगदान रहता है कि आप जो खा रहे हैं उसमें सोशल बिहेवियर आपको कैसे होगा, हाउसहोल्ड फंक्शन कैसे कर रहा है, जो खाने पीने की जो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं पी रहे हैं, उससे हम फंक्शनाइज कैसे कर पाते हैं अपने आप को, या डिटरमिनेंट्स ऑफ फूड इंटेक, जो आप फूड खा रहे हो उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, या कौन से फूड से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं तो हम मटन ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कभी कभार वहां पे ठंड कम लगने में या बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में अगेंस्ट दैट कोल्ड क्लाइमेट काम में आ जाता है। ये एनालिसिस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे हो, अगर आप खा इतना रहे हो, आपका प्रोटीन इंटेक 10% है या आपका प्रोटीन इंटेक मिनरल इंटेक इतना ही है, बट एट द सेम टाइम आपका जो उसका एक्सपेंडिचर है उस एनर्जी का, आप काम इतना कर रहे हो, आप यहाँ वहां घूम रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि आप खा कितना रहे हो, आप पी कितना रहे हो, आप इंसान के साथ एक रिलेशनशिप कैसे बन रही, कौन सा इंसान ज्यादा प्रॉपर तरीके से खा पाएगा, प्रॉपर तरीके से कौन से न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में हमें अपनी इस एंथ्रोपोलॉजी को जोड़ रहे हैं। तो ये था न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास एक और शोबा जो कि हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। यहां तक हम बात कर रहे थे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में और उसके बाकी एलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कौन कौन से शोबे के साथ, कौन कौन से एलाइड सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ सकते हैं, और हमारा क्या ताल्लुक है उन सब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, हमारा क्या ताल्लुक है उन सब बाकी शोबों के साथ, किस हिसाब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं या
वो सब्जेक्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल भी मैंने एक बात कही थी कि वेयर देयर इज एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी ह्यूमंस, देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। जहां भी आप इंसान को देखोगे, उनके इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को देखोगे, उनके बिहेवियर को देखोगे, हर एक चीज जो इंसान के साथ वाबस्तगी रखती है उसके बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ सकते हैं। आजकल के बहुत सारे ऐसे डोमेन्स बन चुके हैं जहां पे हम एंथ्रोपोलॉजी में लोगों को डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। आजकल के जैसे प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी, आजकल एक नया ब्रांच आया है। हमारे पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी, मार्केट एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें ऐसी बन चुकी हैं बिकॉज हर एक समय पे हर एक चीज में इंसान का होना इंपॉर्टेंट है, और जहां पे इंसान है वहां पे हम एंथ्रोपोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, बाकी डिसिप्लिन्स के साथ क्या वाबस्तगी है, बाकी शोबों के साथ क्या वाबस्तगी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हमारा सोशियोलॉजी। देखिए, सोशियोलॉजी एक अलग थलग सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी एक प्रॉपर तरीके से डिफाइंड तरीके से एक सब्जेक्ट है, और इस सोशियोलॉजी में हम इंसान के समाजी तरीके से पढ़ते हैं, हम इंसान के समाज के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसान के क्या कहते हैं कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसानों के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम वही पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, इंसान इसी समाज, इसी कल्चर, इसी पॉलिटिक्स, इसी इकोनॉमिक्स या इसी बिहेवियर को हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी में? देखिए, मसला ऐसा है कि असल में ये चीजें अगर हम कनेक्ट कर पाने की कोशिश करें, जो सोशियोलॉजी है उसका भी सब्जेक्ट मैटर यही है कि जो सोसाइटी और कल्चर को पढ़ते हैं, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का भी सब्जेक्ट मैटर यही कि हम समाजी या सोशल या सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास बायोलॉजी के दो कंसेप्ट्स हैं, जहां पे हम ज़ूलॉजी को अलग पढ़ते हैं और बॉटनी को अलग पढ़ते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी के दो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास एक सोशियोलॉजी है और एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। असल में जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था वो सबसे पुराना था, वो इस क्या कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी से भी पुराना था, जहां पे ऑगस्ट कॉम्टे हमारे थे, या हमारे पास और भी बहुत हर्बर्ट स्पेंसर हमारे पास थे। उन लोगों ने इस समाजी साइंस को, इस समाजी स्टडी को इससे पहले लाया था। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, जैसे मेलानोस्की आया, जैसे हमारे पास रेडक्लिफ ब्राउन आए। वो भी अपने उस माइंडसेट को, उस आइडियोलॉजी को इस हिसाब से लाए थे। असल में उन लोगों ने भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स को लेके ही, कुछ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट को देख के ही 19th सेंचुरी में कुछ आइडियोलॉजिकल कांसेप्ट्स उनसे लेके फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी को बनाया था, वजूद में लाया था। और अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन ने एक जगह पे लिखा है कि मैं पूरा तैयार था इस एंथ्रोपोलॉजी को, इस सोशल एंथ्रोपोलॉजी को क्या कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के नाम से जानने से। मैं चाहता था कि मैं इसको कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के नाम से जानूं, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, यहाँ पे भी हम वही साइंस पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम वही चीजें पढ़ते हैं कि जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि क्या वजह है कि सोशियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, असल में ये मसला, ये जो मैटर है, ये प्रैक्टिस का है रादर देन थ्योरी। कि थ्योरी में आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस में कैसे कर रहे हो, आप कैसे वो चीजें गुजार रहे हो, अपने आप को कैसे वो डिटेल के साथ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और हमारी जो क्रिटिकल एनालिसिस होती है, हमारा जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो डिफरेंट होते हैं और रादर देन सोशियोलॉजिस्ट का जो पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन होता दोनों सेम है। दोनों सोसाइटीज को पढ़ते हैं, दोनों कल्चर्स को पढ़ते हैं, दोनों सोसाइटीज के पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, दोनों सोसाइटीज को इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, दोनों लोगों के इस रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, सोसाइटी और कल्चर में क्या क्या चीजें हो रही है, दोनों इसी हिसाब से सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारा जो थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है, वो थोड़ा डिफरेंट है रादर देन दी सोशियोलॉजिस्ट। और लास्ट में हम ऐसा बता सकते हैं कि ये दोनों ब्रांचेस ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को एक सोसाइटी के अंदर दो सब्जेक्ट्स रख सकते हैं कि सोसाइटी हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। हम इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी जानने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसको सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ थ्योरेटिकल डोमेन्स में डिफरेंस आई, उतनी भी ज्यादा डोमेन्स नहीं आई, बिकॉज अगर हम ओवरऑल देखें, हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी से भी पुराना सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, तो वो भी इसी सोसाइटी, इसी समाज को
पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन जब हम इंसानों के पर्सपेक्टिव्स को लेके फिर एक एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट अप्लाई करके, फ्रेमवर्क अप्लाई करके जब हम सोसाइटीज को पढ़ते हैं, तब जाके हम इस सोशल एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक और सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी एक ओवरऑल अलग सब्जेक्ट है जहां पे हम इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस इंसान के जो क्या बोलते हैं, नफ्सियात या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं या जो पर्सनैलिटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन अब जाके एंथ्रोपोलॉजी में इस साइकोलॉजी को हम कैसे ला सकते हैं या क्यों पढ़ सकते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी इंसान का एक बहुत योगदान रखता है कि एक पर्सनैलिटी इंसान की कैसे बन चुकी है। अगर मैं इस पर्सनैलिटी से बात कर रहा हूँ, आपसे इस हिसाब से मुखातिब हूँ, ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं से सीख चुका हूँ, ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं चीज से अपने आप में लाई है, सीख चुका हूँ ये सारी चीजें, तो मेरी पर्सनैलिटी इस हिसाब से डेवलप हो चुकी है। और पर्सनैलिटी को पढ़ना एक साइकोलॉजी वालों का एक डोमेन है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर और पर्सनैलिटी दोनों में बहुत योगदान रखते हैं। इस कल्चर का पर्सनैलिटी के ऊपर क्या योगदान है या इस पर्सनैलिटी का कल्चर के ऊपर क्या योगदान है, आपस में ये कैसे कनेक्टेड है, आपस में ये कैसे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो चीज बहुत मायने रखती है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, जहां पे द क्रिसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड एक बुक लिखी गई थी जापानीज पीपल के ऊपर पे, तो जहां पे पता रूथ बेनेडिक्ट या हमारे पास मार्गरेट मीड ने भी काम किया, रूथ बेनेडिक्ट ने भी काम किया, जिसमें इन लोगों ने समझने की कोशिश की कि क्या पर्सनैलिटी का इंपैक्ट पड़ता है कल्चर के ऊपर, या कुछ लोगों ने बोला कि क्या इंपैक्ट पड़ता है कल्चर का पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर मैं इस हिसाब से आपसे मुखातिब हूं, इस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं, मेरा जो बिहेवियर है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, इसमें कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। कल्चर आपको इस हिसाब से मेंटेन कर रहा है। जैसे हम जापानीज कल्चर की बात करते हैं, तो जापानीज कल्चर में आप लोग उनकी पर्सनैलिटी को देखोगे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पीपल होते हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किस्म के लोग होते हैं और बहुत ही होस्टफुल होते हैं। वो ना होस्ट बहुत अच्छे से करते हैं, मेजबान काइंड के लोग होते हैं। असल में मसला यह है कि जब वो 10 साल या 12 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, उस समय तक उस बच्चे को बहुत ही फूल के जैसे, जहां पे बुक में लिखा था क्रिसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड, क्रिसेंथेमम एक फूल है, एक फ्लावर है। समझाने की कोशिश की गई है कि उस समय तक जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस है हमारी, जहां बहुत सारे एरियाओं में, वो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की वजह से इस बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत योगदान पड़ता है। तो वहां पे कोशिश करी जाती है कि 10 साल की उम्र तक इसको फूल के मानद रखा जाए, इसको फूल के जैसे रखा जाए, जहां पे इसको फूल के जैसे, अगर वो कोई गलती भी कर रहा है तो उसको फूल के जैसे डांटा नहीं जाता है, उसको फूल के मानद रखा जाता है, फ्लावर के जैसे साफ सुथरा अच्छे से रखा जाता है, और उसको डांटा भी नहीं जाता है, पीटा भी नहीं जाता है, ताकि वो अच्छे से ये सारी चीजें खुल के कर पाए। उसके बाद जब वो 10-12 साल की उम्र के बाद एडोलेसेंस एज तक पहुंच जाता है, उस दौरान में उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग या स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहां पे उसको स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड हम तलवार का मानद रखा जाता है। देखो, उसके सर पे हमेशा तलवार ही टिकी हुई होती है कि वो कभी कुछ गलती करे तो उसको उसी पे बहुत ही स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ रिजल्ट्स दिए जाते हैं, उसको उसी हिसाब से बहुत सारी कुछ चीजें कराई जाती है, उसको बहुत ही पनिशमेंट दी जाती है कि आपने ऐसा गलत क्यों किया, आपने सलाम क्यों नहीं की, आपने वेलकम क्यों नहीं किया, आपने लोगों के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं की, आपने ये चीज अच्छे से क्यों नहीं सीखी। तो इसकी वजह से उसकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट होता है, और जब वो डिसिप्लिन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ जो आगे आने वाली है उसमें वो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स अप्लाई करता है। जो उसने उस समय में सीखा था, उस समय में अपने आप में अंडरस्टैंड किया था, वो सारी चीजें अब वो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी का पढ़ना, बिहेवियर को पढ़ना, हाँ एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत बड़ा योगदान है इस चीज का कि इस कल्चर का पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे योगदान पड़ सकता है। हाँ, हम कभी ऐसा भी देख सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी की वजह से मेरे कल्चर पे क्या योगदान आ रहा है, मेरे कल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो मैं देख सकता हूं। और साथ में इन दोनों का, कल्चर और पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी और कल्चर का आपस में क्या कनेक्शन है, किस हिसाब से ये एक दूसरे को आपस में बांध के चलते रहते हैं।
उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जो कि रिलेशनशिप विद हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री आप लोगों ने समझी होगी, ये एक अलग ही डोमेन है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत ही बड़ा डोमेन है जहां पे हम इंसानों के अतीत के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हमने इतने ही जानने की कोशिश मिलती है कि आज से 5000 साल, आज से 6000 साल तक क्या हुआ था, आज से 6000 कबल क्या चीजें हुई थी, और उन चीजों के बारे में ही बात होती थी जहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, जो उन लोगों ने लिख के रखा था कि हम ऐसे काम करते थे, हमने इस एरिया पे काम किया, या किसी दूसरे इंसान ने उस चीज के बारे में, जैसे इस बादशाह ने इस वाले बादशाह के ऊपर हमला किया और इस बादशाह ने यहाँ पे जाके जीत लिया, या ये बादशाह ऐसी जिंदगी गुजारता था, ये बादशाह बहुत अच्छा था, या ये वो लोग ऐसी जिंदगी गुजारते थे। ये वो चीजें होती हैं जहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और उसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री होती है, हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री होती है, या हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो ये हम बस 5000 6000 साल कबल तक ही बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री को आपस में बांधे, तब जाके आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे इस डोमेन में। देखिए, हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनको हम कभी कभार हिस्टोरियंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी से भी लेबल कर सकते हैं, उनको हम कभी कभार हिस्टोरियंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी नवाजते हैं। असल में मसला यह है कि जब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, प्रिस्टोरियंस की बात करें, तो उन लोगों का जो कबल की बात करते हैं, जो पास्ट में वो चले जाते हैं, वो मिलियंस ऑफ इयर्स तक चले जाते हैं, करोड़ों सालों तक हम बता सकते हैं कि लोग कहाँ पे रहते थे, कैसे गुजारते थे, जिंदगी कैसे गुजारते थे। हम अपने डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सकेवेशन करते हैं, हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, फिर हम फॉसिल एनालिसिस करते हैं, फिर हम वहां पे फॉरेंसिक साइंसेस को घुसाते हैं, फिर हम वहां पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी को घुसाते हैं। ये सारी चीजें जब आपस में मिल जाती हैं, तो तब जाके हमारे पास ये जो हमारे अतीत के बारे में बात हो रही है, वो बहुत डिटेल के साथ सामने आती है। हम डिटेल के साथ लोगों को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यार हाँ, यहाँ इस वाले पोर्शन में लोग रहते थे, वो ना बात कर पाते थे, वो ना लिख पाते थे, लेकिन अपनी जिंदगी इस हिसाब से गुजारते थे। वो ये वाले आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करते थे, वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक इस्तेमाल करते थे, वो क्या बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास चॉपिंग टूल्स इस्तेमाल करते थे, या चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स इस्तेमाल करते थे, वो कोर टूल्स इस्तेमाल करते थे, वो चिकोनियंस इस्तेमाल करते थे, या मैग्नेडोनियंस इस्तेमाल करते थे। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे पास कुछ क्या बोलते हैं, हमारे पास छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स को इस्तेमाल करते थे, वो तीर इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजें कैसे पता चली, या हम उस प्रीहिस्टोरी को इतना जो लाखों अरबों सालों की हिस्ट्री है, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट खुद डिटेल नहीं कर पाता है, लेकिन हम उसको उससे समझाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसे कुछ शोबे हैं जहां पे हमारे पास आर्कियोलॉजी है, हमारे पास फिजिकल साइंसेस है, हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, हमारे पास जेनेटिक्स है, हमारे पास डीएनए एनालिसिस है। ये सारी चीजों से हम बता सकते थे कि यार यहाँ पे ये सब चीजें होती थी, ये लोग इस वाले जानवर को रहते थे, या आइस एज में ये वाले लोग रहते थे, या पेलियोलिथिक पीरियड में ये वाले लोग ऐसे करते थे, मेसोलिथिक पीरियड में ये लोग ऐसे करते थे, नियोलिथिक पीरियड में लोग सेटल बन के ऐसा ऐसा काम करते थे, उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड में ये सब लोग ऐसे ऐसे करते थे। तो ये सारी चीजें हम तारीख के इस एरिया को ऐड कर सकते थे। हम बेसिकली इस तारीख, ये जो हम हिस्ट्री की बात करें, जहां पे बस 5000 साल या 6000 साल कबल ही बात होती है, लेकिन हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको और डिटेल के साथ और लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम डेटिंग की इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम एक्सकेवेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजों को इस्तेमाल करने से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ऐसा क्रिएट होता है जहां पे हम और ज्यादा पास्ट के बारे में, इस इंसान के अतीत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक और, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, लैंग्वेज और इंसान का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, इंसान का कम्युनिकेशन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसान तब तक इंसानी उस दायरे में नहीं आता है जब तक ये बोल ना पाए, जब तक इसके पास लैंग्वेज ना हो। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर बन जाता है हम इंसानों का बाकी एनिमल्स के रूप में। अगर बाकी एनिमल्स, बाकी प्राइमेट्स या बाकी एनिमल किंगडम की बात करें, तो उनके पास प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज नहीं होती है, और हम इंसानों के पास प्रॉपर तरीके से लैंग्वेजेस होती है। हमारे पास प्रॉपर तरीके से
हम क्या कहते हैं, हम डिटेल के साथ कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मुझे आप लोगों से कुछ बताना है या समझाना है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूँ, या रिटन रिकॉर्ड्स में रख सकता हूँ, या आपको सामने वोकल्स में या फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेज में बता सकता हूँ, रादर देन दोज अदर एनिमल्स, जो कि बाकी एनिमल्स हमारे पास है वो इस तरीके से नहीं कर पाते। उनके पास प्रॉपर वर्डिंग नहीं होती है, उनके पास प्रॉपर सेंटेंसिंग नहीं होती है। हाँ, maybe they are communicating with those chirping sounds, they are communicating with some kind of, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी जंगल में शेर आता है तो वहां पे चिड़िया लोग बहुत फास्ट चिर्पिंग करते हैं, वो जो साउंड्स क्रिएट करते हैं, इससे एक आइडिया कम्युनिकेट होता है कि शेर आ गया या खतरा आ गया। बट वहां पे आप सेंटेंसेस को नहीं पा रहे हो, वहां पे आप वर्ड्स को नहीं पा रहे हो। सो हमारे पास ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है और ये हमारे कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है, और ये जो हमारी कम्युनिकेशन है इससे हमारे कल्चर्स का भी एक बहुत योगदान बन जाता है, हमारे कल्चर्स के ऊपर भी इससे एक बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, या हमारे कल्चर्स में भी इसका एक बहुत योगदान है, या कल्चर भी हमारी इस लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है जहां पे हम लोगों को पढ़ सकते हैं, या हमारे पास एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होता है, या हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉलेज होता है। उस नॉलेज को हम प्रॉपर तरीके से गेन भी कर सकते हैं यूजिंग दैट नॉलेज, और एट द सेम टाइम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस नॉलेज। इसी तरीके से अगर आप देखोगे आजकल जो मॉडर्न इंसान इतना हुआ, मॉडर्नाइजेशन जो इस हिसाब से आई, उसमें इस कम्युनिकेशन का बहुत योगदान है, उसमें उस लैंग्वेज का बहुत योगदान है, एक इन्फ्लुएंस है। इसी की वजह से हम और ज्यादा फास्ट ग्रेड्स में आगे बढ़ सकते हैं। अब जाके बात करते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में इसका क्या योगदान है। देखिए, लैंग्वेज मैंने बोला, लिंग्विस्टिक में जहां पे हम लोगों के क्या बोलते हैं रिटन रिकॉर्ड्स या उसके सिस्टमैटिक बिलीफ्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हम ए बी सी डी ई एफ, ये वर्ड्स, वोकल्स वगैरह, ये सब चीजें हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे हम इंसान के एक तो रिटन लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, इवन वी आल्सो टॉक अबाउट अनरिटन लैंग्वेजेस। हम उन चीजों के बारे में भी बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे एक पेड़ बना हुआ है और इसके अराउंड में ऐसे ऐसी शक्लें बनी हुई है, तो उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दैट ऑट ऑन दैट केव, ये क्या मसला। हम के वर्ड्स को और एनालाइज करते हैं, और के वर्ड्स को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है, व्हाट इज द रीजन दे आर क्रिएटिंग दोस थिंग्स ऑन दोस वॉल्स ऑफ द केव्स। ये सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहां पे? हमारी इस लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। या हमारे पास कुछ ऐसे प्लेट्स लिखे गए हैं, जैसे बोरियन पीरियड में आप देखोगे, या मेसोपोटामियन में आप देखोगे, या हड़प्पन सिविलाइजेशंस में आप देखोगे, जहां पे कुछ ऐसे प्लेट्स हमारे पास देखने को मिले, जहां पे कुछ ऐसी शक्लें, कुछ ऐसे चीजें बनी हुई है, इट लुक्स लाइक कि ये कुछ रिटन रिकॉर्ड्स है, बट हम वो पढ़ नहीं पाते हैं, हम वो प्रॉपर तरीके से डिटेल के साथ समझ नहीं पाते। वहां पे हमारे पास ये जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों का बहुत योगदान रहता है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा लैंग्वेज के बारे में। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या योगदान है हिस्ट्री के साथ। आर्कियोलॉजिकल जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की, जहां पे हम हिस्ट्री में और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे 5000 6000 साल तक बस हिस्ट्री में हम जानते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसको और तारीख में लेके जा रहे हैं, उसको पैलियोलिथिक पीरियड्स में, मेसोलिथिक पीरियड्स में, या प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जो है, या प्रीहिस्टोरिक टाइम फ्रेम जो है, वो बस हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही पढ़ पाते। डायरेक्ट हिस्टोरियंस उसको डिटेल के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज आसार कदीमा हमारे उस बशरियात के दायरे में आता है, उस शोबे में आता है जहां पे हम इंसानों के प्रीहिस्टोरिक एनवायरनमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या आर्कियोलॉजी का जो बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जहां पे वो पास्ट या अतीत के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप विद आर्कियोलॉजी, देखिए आर्कियोलॉजी मैंने पहले भी बोला एक अलग डोमेन है, एक अलग सब्जेक्ट है, जहां पे हम लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आर्कियोलॉजी, जहां पे हम आर्कियोबॉटनी के बारे में भी बात करते हैं, आर्कियोजोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं, या हम आर्कियोबैक्टीरियोलॉजी के बारे में भी बात करें, या हम उन सब एनवायरमेंटल साइंसेस के साथ भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करें कि आज से कबल 10,000 20,000 साल पहले कैसे एनवायरमेंट्स थे, कहां पे आइस एजेस क्रिएट हुई। लेकिन जब इसी आर्कियोलॉजी को हम इंसानों के साथ वाबस्तगी में लाते हैं, इंसानों के साथ सामने लाते हैं, तो वहां पे हम समझने की कोशिश करते
करते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी या ये इंसान, फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स की बात हो रही है, या नीदरलैंड्स कब यहाँ पे थे, वो जब उस टाइम थे जब आइस एजेस चल रही थी, तो आइस एजेस में वो कैसे अपने आप को जी पा रहा था, आइस एजेस में अपने आप को जिंदगी कैसे गुजार पा रहा था, और उसी समय से हमें बाकी चीजों के बारे में भी पता चलता है। इससे हम आर्कियोलॉजिकल कंसेप्ट्स को भी अटैच कर सकते हैं अपने इस एंथ्रोपोलॉजी के साथ, ठीक है। उसके बाद अर्थ साइंसेस, देखिए अर्थ साइंसेस बहुत ही एक डिटेल सब्जेक्ट है। अर्थ साइंस में हमारे पास जियोलॉजी आता है, अर्थ साइंस में हमारे पास ज्योग्राफी आता है, दोनों का इस जमीन को पढ़ने के ऊपर इंपैक्ट रहता है, फोकस रहता है। कुछ टाइम के साथ पढ़ते हैं, कुछ स्पेस के साथ पढ़ते हैं, जैसे जियोलॉजी वाले टाइम को पढ़ते हैं या जियोग्राफी वाले स्पेस को पढ़ते हैं, कब कौन सा समय हुआ था कि जियोलॉजिकल कंसेप्ट्स में हम ये देखते हैं क्या बोलते हैं, कौन से इस जमीन में क्या क्या चेंजेस हुई, कहाँ पे क्या एरर्स हुए, या जमीन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या हमारी जो क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वेदर कंडीशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी में। तो दोनों चीजें असल में जमीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, और हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? हम बेसिकली दोनों टाइम और स्पेस को आपस में जोड़ के इस इंसान को उस समय में, उस स्पेस में रख के ये पढ़ना चाहते हैं कि कैसे स्पेस में, कौन से टाइम पे उसने ये जिंदगी गुजारी थी। या जब हम फॉर एग्जांपल जमीन के सतहों के ऊपर बात करें, एक समय पे जमीन ऐसा था जो कि एक जगह पे देखने को जो वाइब्रेंट थी, सामने थी, उसके बाद और सारी लेयर्स इसके पे ऊपर बढ़ती गई, टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ से वहां करते गए। टेक्टोनिक से प्लेट्स के पहले जब पेंजिया था तो इंसान कहाँ पे था, उस टाइम पे वो क्या कर रहा था। उसके बाद जब गोंडवाना लैंड बना, उसके बाद जब बाकी कंटिनेंट्स यहाँ पे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में आ गए, तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अगर आप देखोगे, हम फिर वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अलग होते गए, न्यू वर्ल्ड मंकीज अलग होते गए, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ही फिर आगे आगे जाके अफ्रीका में जब वो समेट गए, और वहां पे उन्होंने अपने आप को और अडॉप्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एप्स में कन्वर्ट होते गए, और फिर वही एप्स आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस में कन्वर्ट होते गए, या कॉमन एंसेस्टर्स बनते गए, जिनकी वजह से ह्यूमंस का भी फिर योगदान, या ह्यूमंस का भी फिर इवोल्यूशन हुआ, और इस दुनिया में ह्यूमंस भी देखने को मिले। तो ये सारी चीजें हम अर्थ साइंस के साथ भी मैच करते हैं, बिकॉज उनका भी योगदान हमारी एंथ्रोपोलॉजी में वो इंफॉर्मेशन देने का है, जहां पे हम टाइम के बारे में बात करते, कौन से समय पे क्या चीजें हुई थी, उनका योगदान इंसानों के साथ क्या था, या कौन से स्पेस में क्या मसला हुआ था, कौन सी जगह पे, कौन सी एरिया में क्या चीजें हुई थी, या इस स्पेस में कैसे क्या बोल रहे, क्या योगदान था उन टेक्टोनिक प्लेट्स का। ये सारी चीजें हम अपने इस एंथ्रोपोलॉजी में वापसगी में लाते, जिसकी वजह से हम इन अर्थ साइंसेस के साथ भी मैच होते, या इन अर्थ साइंसेस को भी हम कभी कभार पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है रिलेशनशिप विद फिजिकल एंड नेचुरल बायोलॉजिकल साइंसेस। बाकी जो फिजिकल नेचुरल साइंसेस है, जैसे हमारे पास साइंसेस में हमारे पास क्या बोलते हैं केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, उन सब के साथ हमारे साथ क्या कनेक्शंस है। देखिए हर एक चीज का एक योगदान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूँ, केमिस्ट्री का हमारे पास क्या योगदान है। मैंने अभी भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हमारे पास रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग की जाती है, जहां पे हम फिजिकल एज वेल एज केमिकल साइंसेस को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फ्लोरीन टेस्टिंग होती है, हमारे पास क्या बोलते हैं वी यूज अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन। ये सारी चीजें केमिकल्स के साथ ही हम जान पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, फिजिक्स के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हैं अंडर दोज एरियाज, जहां पे हमें ये कुछ साइट्स देखनी पड़ती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखनी पड़ती हैं। वी यूज इलेक्ट्रॉनिक्स देयर, वी यूज दोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, वी यूज दोस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे हम सामान को देखने की कोशिश करते हैं, या डिटेक्टिंग दोस ऑब्जेक्ट्स अंडर द अर्थ। ये सारी चीजें भी हमारे पास साइंस में इस्तेमाल होती है। या अगर हम क्या कहते हैं ज़ूलॉजी की बात करें, तो ज़ूलॉजी में आप देखिए जहां पे हम इंसानों के या एनिमल बिहेवियर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम मैन एनिमल रिलेशनशिप की बात करते हैं, एनिमल और इंसान की क्या रिलेशनशिप्स की बात है, जहां पे हम प्राइमेटोलॉजी को भी कभी कभार घुसा सकते हैं, और वहां पे हम उस बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बॉटनी एक सब्जेक्ट है, जहां पे हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, और यही बॉटनिकल नॉलेज हम भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डेटिंग में डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम एक पर्टिकुलर ट्री रिंग से बता सकते हैं कि एक रिंग में एक साल हुआ है, उस साल में कितनी बारिश हुई थी, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे हुई थी, उसका योगदान उसी समय से उसी समय पे इंसानों के साथ कैसा हुआ था, किस हिसाब से हुआ था, किस हिसाब से लोग ज्यादा समय पे गुजरे थे, या इस समय पे जब ज्यादा बारिश हुई थी तो कौन सा साल उस टाइम था। डेंड्रोक्रोनोलॉजी हम इस्तेमाल डेटिंग मेथड्स में करते हैं, कितने अतीत सालों में साल, या ये इंसान ये वाला पर्टिकुलर
वुड इस्तेमाल करता था, कहाँ पे इस्तेमाल, या ये वुडन आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करता था, उससे ये सारी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। या केमिकल साइंसेस के साथ, मैंने पहले भी बोला, हमारे पास हम केमिकल्स के साथ, कीमियाई साइंसेस के साथ, जो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की, न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम सोशल बिहेवियर, ये सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमने कोशिश की, यहाँ पे आज हमने समझने की कोशिश की कि किस हिसाब से हमारे पास जो कि हमारा साइंस है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी है, बाकी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं एक चीज और भूल गया यहाँ पे, एनवायरमेंटल साइंसेस के साथ भी हमारा बहुत योगदान है। एनवायरमेंटल साइंसेस में जब हम एनवायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और इसी एनवायरमेंट में जब हम पास्ट में चले जाते हैं, जब हमने कहीं पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट खोली और उस टाइम पे हमने एनवायरमेंटल साइंस में कुछ बॉटनिकल चीजें भी देखी, हमने कुछ क्या बोलते हैं, ट्रीज के कुछ रिंग्स देखे, हमने ट्रीज के कुछ ये पेटल्स देखे, या हमने कुछ पोलन्स देखे। हम पोलन से बता सकते हैं कि इस समय पे यहाँ पे पोलन्स का मकसद फ्लावर्स थे, और फ्लावर्स का मतलब पेड़ ऑलरेडी आ चुके थे। तो इससे हम बता सकते थे कि लोगों के समय पे, इस समय जो अतीत था, जो एनवायरनमेंट उस समय था, वो ऐसा था। या आजकल के समय पे हम देख सकते हैं कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाएंगे तो हमारे पास बॉटनिकल टर्म्स, हमारे पास अनाज मिलता है, चने मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो वहां पे हम आर्कियोबॉटनी के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजों की वजह से हम बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग डोमेन्स के साथ, हम मीडियाज के साथ आजकल अटैच होते हैं, जहां पे हम विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में विजुअल्स के साथ अटैच होते हैं, जहां पे हम मीडिया स्टडीज या मीडिया साइंसेस के साथ अटैच होते हैं। आजकल हम सोशल वर्क के साथ अटैच होते हैं, जहां पे लोग सोसाइटी के साथ सोशल वर्क में अपने आप को अप्लाई करते हैं, वहां पे भी हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देखते हुए जाते हुए देखते हैं। हम पॉलिटिकल साइंसेस में देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी वाले जा रहे हैं। हम आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इकोनॉमिक्स की तरफ भी देखते हैं, वो लोग जा रहे हैं। हम आजकल साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का योगदान हर एक समय में है, हर एक चीज में है। जहां पे भी हमने एंथ्रोपोलॉजी को देखा, जहां पे भी हमने ह्यूमंस को देखा, वहां पे जाके हम इंसानों को पढ़ सकते हैं, वहां पे जाके हम इंसानों के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, करने की कोशिश की। असल में है तो बहुत सारे डोमेन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपने एंथ्रोपोलॉजी के साथ वाबस्तगी में ला सकते हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैंने बस कुछ कुछ चीजों के बारे में कोशिश की, आप लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, या आप लोगों को एक ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन देने की कि आप लोगों को ये समझ आए कि जो मेजर सब्जेक्ट्स वहां बाहर बैठे हैं, उनको हम एंथ्रोपोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उनको हम एंथ्रोपोलॉजी के अंडर कैसे ला सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि जहां पे आप लोगों ने इंसानों को देखा है, वहां पे हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम इंसानों के बारे में बात करते हैं। और ये भी मसला है कि हम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे अभी मैंने बोला, जब हम एक साइट को खोलते हैं, जब हम एक्सकेवेट करते हैं एक पर्टिकुलर साइंस में, जहां पे हिस्ट्री है, जहां पे आर्कियोलॉजी इस्तेमाल होती है, वहां पे फिर हम वहां पे देखा मकानों को देखते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते, सॉरी, उनके इकोनॉमिक्स को देखते हैं, उनके पॉलिटिक्स को देखते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको एक सिंपल सी एग्जांपल की तौर से समझाने की कोशिश करूं। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते तो पहले एक्सकेवेट की, तो वहां पे आर्कियोलॉजी इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने वहां पे देखा कि वो ट्रेड भी करते थे, दैट मींस हम वहां पे अभी इकोनॉमिक्स को भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो लोग अलग अलग सतह पे भी रहते थे, हायर अथॉरिटीज ऊपर वाले समय पे रहते थे, और लोअर अथॉरिटीज नीचे वाले समय पे रहते थे, या नीचे वाले एरियाज में रहते थे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिक्स भी घुसने को मिलता है। तो उसके बाद साथ साथ में हमने देखा कि वो अनाज का खेती भी करते थे, या वो इस चीज का भी, इवन की दे वर यूजिंग दो स्टैम्प्स वगैरह, उसके हिसाब से हम दूसरे साइंसेस को भी ऐड कर सकते हैं। हम वहां पे अनाज देख सकते हैं, और इवन की बॉटनी को भी ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर वहां पे क्या था, या जो एनिमल बिहेवियर क्या था वहां पे, उनके लिए जो एक मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा वो मूवी मोहनजोदारो में आपने देखा होगा, उनके पास एक जो डाइटी था जिसको वो मानते थे, वो एक सिंगल हॉर्नेड हॉर्स होता था। तो उसको वो एक ह्यूमन बिहेवियर, अगर आप देखें कि एनिमल्स के साथ क्या था, या वो वहां पे आपने देखा होगा कि वो एनिमल्स को किस हिसाब से देखते थे, क्या बिहेवियर उनके साथ था, ये या कौन कौन से एनिमल्स को वो कहाँ पे इस्तेमाल करते थे, क्या वो ट्रेड में एनिमल्स को इस्तेमाल करते थे, क्या वो पेट डॉग्स रखते थे, क्या वो पेट काउज या पेट डॉग्स, ये सारी चीजें रखते थे। ये सारी चीजों के बारे में बात होती है। इसी हिसाब से जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि और डिटेल के साथ जब हम जाने की कोशिश करें, वहां पे ग्रीनरीज होती थी, वहां पे ग्रेट बाथ हुआ करता था, या केमिकल स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं किस हिसाब से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे, तो ड्रॉट्स या
या वगैरह उन सब चीजों से बचाने की कोशिश करते थे। मेटलर्जी वहां पे देखने को मिलती है कि वो मेटल्स के सामान बनाने को मिलते थे। फिजिक्स का बहुत ज्यादा योगदान उसमें होता था, किस हिसाब से वो मोल्टन चीजें इस्तेमाल करते थे। वो बहुत सारी चीजों का साइंस साथ साथ में चलता है, तब जाके एंथ्रोपोलॉजी के जो हमारे जो ये डोमेन्स हैं ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। या मीडिया स्टडीज का भी आजकल इसका बहुत योगदान है, जैसे विजुअल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। आजकल अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं, हम पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे, आप ऐसा भी देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि इस एंथ्रोपोलॉजी को हम कभी कभार मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स असल में देखने को मिलते हैं जो इस इंसान के साथ वाबस्तगी में रहते हैं। आजकल अगर हम नासा को देखेंगे, आजकल अगर हम देखेंगे कि हम स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, या हम रोबोटिक्स क्रिएट करते हैं, रोबोट्स क्रिएट करते हैं, उसमें फिजिक्स का बहुत योगदान है। वहां पे भी हम एंथ्रोपोलॉजी को जाते हुए देख रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आजकल एआई को भी पढ़ा जाता है, आजकल हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी में रोबोटिक्स को भी पढ़ा जाता है, हमारे पास कंप्यूटर एनालिसिस को भी पढ़ा जाता है, बिकॉज इंसान का वाबस्तगी बहुत सारे डोमेन्स के साथ है। हम रोबोट्स बनाने की कोशिश करनी चाहते हैं, हम इंसानों के जैसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम इंसानों के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली कनेक्टेड विद दोस थिंग्स। हम अपने आप को उन सब चीजों के साथ कनेक्ट की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एआई मॉडल्स हो, ये रोबोटिक्स हो, ये फिजिक्स हो, या अलग अलग डोमेन्स हो, यहाँ पे हम इंसानों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।